अब कहानी वापस लंदन में आती है 1784। कन्वर्सेशंस लंदन 1784। चार्ल्स डार्नी पेरिस से वापस लंदन आ जाता है अपने अंकल की मौत के बाद, और अब वह मार्कस डी सेंट एवरमॉन्ट था। यह बेसिकली एक पोस्ट था जो उसके अंकल का था, और अब उसके अंकल के मरने के बाद यह पोस्ट उसे मिल चुका है। लेकिन उसे इस चीज़ से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। वह अपना रियल नेम और उसका जो रैंक है उन सारी के सारी चीज़ों को छुपा रहा था, और उसके परिवार की जितनी भी चीज़ें थी उन सब चीज़ों से वह नफरत कर रहा था। और उसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में फ्रेंच टीचर के तौर पे नियुक्त किया गया था, और वह बहुत ज़्यादा बिजी रहता, हमेशा लूसी से मिलने के लिए सो हो जाता, और वह लूसी से और भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। वह सोच रहा था कि किस दिन उसका जो नौकरी है वह सिक्योर हो जाए, ताकि वह लूसी से अपने शादी के बारे में बात करे। एक शाम की बात है, गर्मी के मौसम का 1782 में। उस दिन डॉक्टर मैड घर पे अकेले थे, तो चार्ल्स वहाँ जाता है और चार्ल्स का स्वागत किया जाता है। और इस पे डॉक्टर मैड बोलते हैं, चार्ल्स मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम इतने दिनों बाद यहाँ आए हो। जिस पे चार्ल्स बोलता है, मुझे भी आशा है सर आपके साथ भी ऐसा होगा, और मिस मैड भी ऐसी होगी। अब इस पर डॉक्टर बोलता है कि वह तो ठीक है, लेकिन वह आने वाली है। जिसे फिर चार्ल्स बोलता है, मुझे पता है सर वो बाहर है, मैं आपसे कुछ प्राइवेट में बात करना चाहता हूँ। जिस पे डॉक्टर थोड़ी देर रुक जाता है और उसके चेहरे को बहुत ही ध्यान से देखता है। फिर उसको बोला, ठीक है चेयर लेके आओ, बताओ क्या बात करना है। तो चार्ल्स डार्नी यहाँ अपने प्यार के बारे में इजहार करता है, जो वह लूसी से करता है डॉक्टर साहब से, और वह बताता है कि वह लूसी से शादी करने चाहता है। लूसी को बताने से पहले चार्ल्स यह जानना चाहता था कि डॉक्टर साहब का उस पर क्या रिएक्ट करना पड़ता है। वह चाहता था कि डॉक्टर साहब किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, और वो यह चाहता था कि लूसी से पहले डॉक्टर साहब को इस बारे में पता चले। अब डॉक्टर साहब का सबसे बड़ा डर यह था कि वह अपनी बच्ची से अलग हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब बोलते हैं, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है और मेरी बेटी भी तुमसे प्यार करती है, तो मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगा। मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी से ज़्यादा कुछ नहीं है। और वह थोड़ा सा डगमगा जाता है, जिस पर डार्नी उसके हाथ को पकड़ता है, और उसे यह फील होता है कि डॉक्टर साहब के हाथ ठंडे हो चुके हैं। अब डार्नी बोलता है, एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपकी बेटी से शादी करने से पहले बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरा रियल नेम क्या है वह जाने। आप यहाँ पे डॉक्टर मैड बोलते, रुक जाओ। जिस पे डार्नी बोलते, मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच किसी भी तरह का सीक्रेट ना रहे। जिसमें डॉक्टर साहब बोलते, रुक जाओ, और धीमी आवाज़ बोलते हैं, अगर तुम लूसी से प्यार करते हो तो तुम शादी के दिन अपना रियल नेम बताना, उससे पहले नहीं। इतना देर होने के बाद चार्ल्स वहाँ से चला जाता है, और 1 घंटे बाद लूसी आती है। जब वह अपने घर आती है तो वो बोलती है कि पापा मैं घर आ गई हूँ, आप कहाँ हो। लेकिन किसी भी तरीके का आवाज़ नहीं आता है। तभी उससे अचानक से हथौड़े के खटखटाने की आवाज़ आते है अपने पिताजी के रूम से। तो वह दौड़ करके अपने पिताजी के रूम के पास जाती है, और उसका दिल सहम गया था, क्योंकि उसके पिताजी कॉर्नर पर बैठ करके वही शू वर्कर जो जूता बनाता था उसकी कपड़े पहन ली है और हथौड़े से शू बना रहा है। डॉक्टर मैनेट फिर धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाते हैं लूसी के आ जाने के कारण और उसके प्यार से। वही दूसरी ओर चार्ल्स डार्नी हमेशा जब कभी भी उसे समय मिलता वह लूसी के घर आता उससे मिलने के लिए, और वह उस समय का इंतज़ार कर रहा होता है कि किस समय वह पूरी तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगा और लूसी से फिर शादी के बारे में बात करेगा। वही दूसरी ओर सिडनी कार्टन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वह हमेशा उस घर में आता और हमेशा 1 पिए हुए रहता, उसके कपड़े
बहुत ही भद्दे लगते और उसे इस बात की कोई परवाह भी नहीं थी वह दिखने में कैसा लगता है, लेकिन उसकी जो बात करने का तरीका था उस सबसे सब लोग आश्चर्यचकित होते थे। उसे बात करने का तरीका, किस तरह से वह किसी के मन को पढ़ सकता है, बहुत सारी बातें थी। इसलिए लोग सिडनी कार्टर को वहाँ पे आने देते थे। हालांकि उसे किसी बात का कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसके दिमाग में एक और बात थी। वह बात क्या थी? वह भी लूसी से प्यार करता था, लेकिन अपने आप को हमेशा कोसता कि उसकी स्थिति ऐसा क्यों हो गई, वह इतना शराब क्यों पीता है। और वह यह बात सोचता है कि इस स्थिति में लूसी मुझे कभी प्यार नहीं करेगी। वह बस अपने आप से यह प्रॉमिस करता है कि वह लूसी के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर वह चार्ल्स से प्यार करती है तो उसकी खुशी के लिए वह उन दोनों के रास्ते से हट जाएगा। एक दिन की बात है, वह लूसी के पास आता है और बहुत सीरियस मूड में रहता है। लूसी पूरी तरीके से अकेली होती है, तो लूसी उसकी तरफ देखती है। बहुत सरप्राइज थी क्योंकि सिडनी कार्टर का चेहरा पीला पड़ चुका था, जिस पर लूसी बोलती है, मुझे लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं मिस्टर कार्टन। जिस पे कार्टन बोलता है, मेरी जिंदगी जिसे मैं जी रहा हूँ मिस मैट, ये आदत, मेरा स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ रहा है। जिस पे लूसी बोलती, तो आप इन आदतों को बदल क्यों नहीं देते? जिस पे सिडनी कार्टर बोलता है, बहुत लेट हो चुके हैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी। और ऐसा बोल करके वह अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पे रख देता है। थोड़ी देर के लिए चारों ओर शांति होती है। फिर लूसी थोड़ी देर बाद वहाँ से चली जाती है। उसने आज तक कभी भी सिडनी कार्टर को इस तरह से नहीं देखा था। फिर थोड़ी देर बाद सिडनी कार्टर वहाँ आता है और बोलता है मिस मैट को कि मिस मैट, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, और यह बात मैं बहुत समय से कहना चाहता था। वह यह बात है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे इस बात का संदेह है कि आप मुझसे नहीं करते हो, क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो पी पी करके बहुत ही जल्द मर जाऊँगा। मैं बहुत ही पीने वाला आदमी हूँ। इन सारी बातों के बावजूद भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिसपे मिस्टर कार्टन को बोलती है लूसी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर आप चाहे तो आप अपने आप को बदल सकते हो। जिस पे सिडनी कार्टर बोलता है कि मिस मैट, आप मेरे लिए मत रोइए, आपकी आंसू इतनी कीमती है, उससे मेरे ऊपर जाया मत कीजिए। और आज के बाद मैं आपको कभी भी तंग नहीं करने आ जाऊंगा। आज जो भी बातें हुई सब चीज़ों को भूल जाइए। मेरा आपसे अपने प्यार का इजहार करना, मेरा रोना, ये सारी की सारी चीज़ें भूल जाइए। लेकिन आप एक बात को हमेशा याद रखिएगा, आपके लिए और सिर्फ आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर कभी भी भविष्य में आपको किसी भी तरीके की कठिनाई हुई तो आप मेरे पास आ सकते हैं और मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँगा। इतना बोल करके सिडनी कार्टर बोलता है, फेयरवेल, गॉड ब्लेस यू मिस मैनेट, और फिर वह वहाँ से चला जाता है।